दिल्ली के उखला से खबर है जहां का तफसीली जायजा हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़कर दे रहे थे और ग्वालियर में क्या कुछ वोटिंग किस तरीके से चल रहा है और इस वक्त वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रही जानने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील कौशिक जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। सुशील, बताइएगा क्या वोटिंग का अमल, जिस तरीके से हम बकिया जगहों पर देख रहे हैं कि सुस्त रफ्तारी का वहां पर इल्जाम भी लगाया जा रहा है, कहीं पर ईवीएम की खराबी की खबर मौसूल हो रही है, ग्वालियर से क्या कुछ तस्वीरें निकल पर आ पा रही है और साथ ही साथ वोटिंग परसेंटेज भी बताइएगा कि अब तक क्या कुछ रिकॉर्ड की गई। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में आज 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिनमें 4 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल में हैं। ग्वालियर, भिंड, मुरैना और गुना। इन सीटों पर अभी तक अगर 2 बजे दोपहर तक की बात करें तो लगभग 35 से 40% मतदान औसतन इन सीटों पर हुआ है। तो जो वोटिंग रफ्तार है वो पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतर है। इस बार 2 घंटे का वक्त ज्यादा भी दिया है चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में इन सीटों पर चुनाव के लिए। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। तो यकीनन जो वोटिंग का समय बढ़ाया गया है उससे परसेंटेज भी बढ़ रहा है और रफ्तार जो है कुछ एक इलाकों की छोड़ दे जहां ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हुई तो थोड़े देर से मतदान शुरू हुआ, वहां रफ्तार थोड़ी धीमी रही। लेकिन मध्य प्रदेश के बाकी और इलाकों में जहां 8 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं वहां पर रफ्तार बिल्कुल सही चल रही है और उम्मीद है इस बार निर्वाचन आयोग को कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। और यहाँ पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वहीं बीजेपी की तरफ से देखें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है, जिन 8 सीटों पर मध्य प्रदेश में आज मतदान हो रहा है। जी, ग्वालियर सीट से आप बने हुए हमारे साथ, अगर ग्वालियर सीट की इंतखाबी लड़ाई की बात कर ले तो हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सियासी पारी की बात करें और क्या कुछ वहां पर बड़ा फैक्टर आप देख रहे हैं ग्वालियर सीट पर? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल जो है मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका है और यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और ये जो गर्मी है मौसम की गर्मी के साथ ही साथ सियासत भी यहाँ की गर्म रहती है। और यहाँ जो अंचल में चुनाव लड़ रहे हैं कद्दावर नेता, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर। ग्वालियर सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस से अशोक सिंह है, वहीं बीजेपी से विवेक शेजवलकर जो वर्तमान यहाँ के मेयर है कॉरपोरेशन के। इन दोनों के बीच मुकाबला है और मुकाबला कड़ा माना जा रहा है ग्वालियर में। और टेम्परेचर लगभग 43-44 डिग्री टेम्परेचर ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त है। तो माना जा सकता है कि गर्मी के चलते कहीं ना कहीं मतदाता भी परेशान होते हैं और इसमें प्रचार करने के दौरान और जो प्रत्याशी है अब मतदान के दिन भी उनको भारी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार मौसम में थोड़ी सी नरमी रही है, यही वजह है कि आज मतदान बेहतर तरीके से चल रहा है। और उम्मीद है कि पिछला जो चुनाव हुआ था 2014 का, उसकी बनिस्बत इस बार परसेंटेज अच्छा रहेगा वोटिंग का और सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। किसी तरह की हिंसा या गड़बड़ियों की खबर अभी तक ग्वालियर चंबल या मध्य प्रदेश के इन 8 इलाकों से सामने नहीं आई है। जी, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 8 सीटों को लेकर इंतखाब हो रहे हैं सुशील, ऐसे में अगर 2014 की तस्वीर हम उठा लें तो 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में 7 सीटें गई थी और कांग्रेस ने 1 पर ही कब्जा जमाया था। उसके बाद हम असेंबली इंतखाब को भी सामने रखें तो असेंबली इंतखाब में हमें पता है कि वहां पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की। ऐसे में क्या लगता है कि जो जीत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा या फिर क्या कुछ हवा वहां पर बन पा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2014 लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें ये जो 8 सीटों पर जो मतदान हो रहा है आज, इनमें से 7 सीटें बीजेपी के पास हैं और 1 सीट कांग्रेस के पास गुना की है, जिसपे से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस के, वो सांसद है। लेकिन विधानसभा चुनाव जो 2018 में हुए हैं उसमें बीजेपी की हालत बेहद खराब रही। ग्वालियर चंबल अंचल की जो 4 विधानसभा सीटें हैं उनमें लोकसभा सीटों में जो 32 विधानसभा सीटें हैं उनमें से करीब 26 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में और महज 7 सीटें बीजेपी के पास है विधानसभा की इन 4 लोकसभा में। तो माना जा रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस के लिए बेहतर माहौल है और इन 4 सीटों में से कांग्रेस को इस बार बढ़त की उम्मीद है और 7 जो सीटें अभी बीजेपी के पास है उनमें से भी कांग्रेस यानी ये मान लिया जाए, अगर गुना सीट की बात करें तो उस वक्त 2014 में अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिन्हा ने 2014 में मोदी लहर होने के बावजूद भी जीत दर्ज की थी और इससे पहले की अगर 2002 से लेकर अब तक की बात करें तो गुना से नुमाइंदगी ज्योतिरादित्य सिंधिया करते हुए आ रहे हैं। कांग्रेस की वहां पर सरकार है तो ऐसे में कांग्रेस को ये उम्मीद है, यानी उम्मीद ये सही समझी जाए कांग्रेस की कि उसकी सीटों में इजाफा होगा। सुशील, देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल बीजेपी की सरकार रही और अब कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं
तो जो 8 लोकसभा सीटें, इन लोकसभा सीटों में भी बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के पास विधानसभा की ज्यादा सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में ये फैक्टर जाता है। गुना सीट की बात करें तो 2002 से ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ सांसद है। पिछली बार वो मोदी लहर के बावजूद करीब 1.25 लाख वोट से जीते थे। इस बार उनकी जीत का आंकड़ा बढ़ेगा, इस तरह का कांग्रेस का दावा है। साथ ही कांग्रेस इस बार भोपाल, गुना, इसके अलावा मुरैना और जो अन्य दूसरी सीटें हैं उन पर भी जीत का दावा कर रही है। तो कहीं ना कहीं 8 में से जो 7 सीटें बीजेपी के पास है, एक कांग्रेस के पास है। कांग्रेस का यह दावा है कि लगभग 4 से 5 सीटें इनमें से इस बार कांग्रेस जीतेगी। वहीं बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि 7 सीटों पर उसका कब्जा बरकरार रहेगा। लेकिन माहौल इस बार ये कह रहा है कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार है, विधानसभा सीटों के लिहाज से कांग्रेस के पास बढ़त है, माहौल भी कांग्रेस के लिए एक बढ़िया है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस के लिए अगर रहेगी इस चुनाव में इन 8 सीटों पर, तो वो रहेगी मोदी फैक्टर। अब देखना यही है कि नतीजों के बाद सामने आएगा कि मोदी फैक्टर कितना काम करता है। मोदी फैक्टर का ज्यादा असर रहता है तो उसका बीजेपी को बेनिफिट मिल सकता है, और वर्तमान हालात के आधार पर ही लोग अगर वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीटों में बढ़त जरूर होगी। इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के। आज जिस तरीके से वोटिंग का अमल जारी है और वोट कास्ट करने के लिए आवाम अपने घरों से निकल रहे हैं, और लगातार न्यूज 18 उर्दू भी अपील कर रहा है कि बटन दबाओ देश बनाओ, ऐसे में लोग जो तरक्की हुई है उसको मद्देनजर रखकर वोटिंग बूथ तक, पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर तरक्की की बात कर ली जाए तो तरक्की की रफ्तार अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में कितनी हद तक पहुंची, किस हद तक पहुंची? क्या 2014 से लेकर 2019 के दरमियान तस्वीरें कुछ बदल पाई हैं किसी हद तक? बिल्कुल, देखिए 2014 से लेकर 2019 के चुनाव आते आते 5 साल में यहाँ जो मोदी कैबिनेट के मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, वो यहाँ सांसद रहे। इस बार हालांकि वो मुरैना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के 5 साल के कार्यकाल में अगर ग्वालियर का विकास देखें तो विकास काफी हद तक हुआ है। सड़कों का जाल बिछा है, इसके अलावा और भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है आज भी अधूरी महसूस होती है ग्वालियर में। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसका डेवलपमेंट उस स्तर पर नहीं हो पाया, पुराने उद्योग बंद हुए, नए उद्योग शुरू नहीं हुए। इसके अलावा रोजगार जो है वो भी एक बड़ी समस्या है ग्वालियर चंबल अंचल में। तो विकास तो हुआ है, लेकिन कई चीज आज भी जो है उससे ग्वालियर महरूम है। यही वजह है कि लोगों को उम्मीद है कि जो सांसद बनेगा वो इस ग्वालियर का पूरा विकास करे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कुछ हद तक ये चीजें, परिस्थितियां जो है उनके लिए एक सकारात्मक भी है कि उनके कार्यकाल में काम हुआ है। लेकिन बहुत सारी जो चीजें अधूरी है, रोजगार है, उद्योग है, इसके अलावा साफ पानी है, ग्वालियर में चंबल का पानी लाना, ये ऐसे मसले हैं, मुद्दे हैं कि जो इस चुनाव में हावी रहेंगे और मतदाता कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखकर ग्वालियर में वोट करेगा। तो बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है कि विधानसभा की जो करारी हार हुई थी उसके बाद किस तरह से मैनेज करके अब मतदाताओं को तैयार किया है, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया है। वही कांग्रेस ने बेहतर माहौल होने के बाद, सरकार बनने के बाद एक नए तरीके की ऊर्जा है कांग्रेस में, तो कांग्रेस को भी उम्मीद है कि इस बार लोकसभा में भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। लेकिन 23 तारीख को यह सामने आएगा कि आखिरकार किसका प्रदर्शन बेहतर रहता है और जनता का किसको ज्यादा सपोर्ट मिलता है। जाहिर सी बात है 23 मई को पता चल पाएगा कि किस पर कौन काबिज होता है, किस सीट पर, और किसे जनता जो है, किसे अवाम जो है मुंतखब करती है, अपना उम्मीदवार बनाती है, नुमाइंदा मुंतखब करती है। प्रिया चौधरी साहिबा जो कि बीजेपी लीडर है वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, आप हमारे साथ बने रहें। प्रिया साहिबा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। बिहार की बात करें तो एनडीए के हक में 2014 में 8 सीटें गई थी, और साथ ही साथ अगर बात मैं मध्य प्रदेश की करूं तो 7 सीटें यहां पर गई थी, कांग्रेस को 1 मिली थी। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 13 सीटें गई थी। कहीं ना कहीं डर जरूर बीजेपी के खेमे में होगा जिस तरीके से एसपी बीएसपी इत्तेहाद या दीगर रियासतों में जो इत्तेहाद है उसको देखें तो। देखिए, कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जब वो एक साथ आती हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं। लेकिन अभी बीजेपी किस चीज को लेकर जनता के बीच में है, किन मुद्दों के साथ है, क्या रणनीति बनाई हुई है, उसको देखना भी बहुत अहम हो जाता है। एक तरफ जहां पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का प्रभाव हो सकता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का पश्चिमी में हो सकता है, और इस तरह से जो उनका वोट बैंक इंटैक्ट करने, उनका वोट बैंक प्रभाव करने वाला है गठबंधन को, उस चीज में बीजेपी कहीं ना कहीं फायदे में फिर से निकलती हुई दिखाई दे रही है। और अपनी तमाम पॉलिसीज के साथ वहां के जितने भी नुमाइंदे जो कंटेस्ट कर रहे हैं जनता के बीच में हैं। चाहे एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी सीटों के ऊपर
कांग्रेस पार्टी ने अपने हथियार गिरा दिए हैं, उसी की मजबूती को महागठबंधन मान रहा है कि हम मजबूत हैं। आपने मायावती का बयान सुना होगा कि वो कहती है कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वोट बैंक कांग्रेस में चला जाता है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो हमारे अंदर ट्रांसफर नहीं होता है, और यही कुछ कारण रहे कि वो गठबंधन में एक दूसरे के साथ नहीं आ पाए। तो वहां की जनता ने जिस तरह से देखा, जो चीजें उनके सामने आई कि पहले एक एक बार के काबिज होने वाले सत्ता में कभी एसपी कभी बीएसपी, और आज गठबंधन में बैठे हुए हैं, और पहले कभी एक कुर्सी पर एक मंच पर नहीं बैठ सकते थे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, तो ये क्यों हो रहा है? और नीतियां क्या दी उन्होंने, उद्देश्य क्या दिया जनता को? सिर्फ ये कहा है कि मोदी को हटाना है। इसके अलावा आप क्या करेंगे देश के लिए, प्रदेश के लिए क्या करेंगे, किन नीतियों पे काम करेंगे? क्या आपको इस सरकार में अच्छा नहीं लगा जो आप बदल आपके इसी सवाल को लेकर मैं मशकूर उस्मानी के पास जानना चाहूंगी। मशकूर उस्मानी साहब, जिस तरीके से प्रिया साहिबा कह रही है कि जो इत्तेहाद जो मुत्तहिद हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है तो मोदी को हराना, क्या वाकई में ऐसा है? आप ऐसा देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं मानता हूं। देखिए, कोई भी जो सरकार में जो भी पार्टी होती है, ठीक है, उसको 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना होता है और ये बताना होता है कि हमने किन किन मुद्दों पे काम किया है। और ये जो इत्तेहाद बना है, चाहे वो बिहार में बना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में या और भी दिगर जगह जो इत्तेहाद बना है, उसकी वजह ये है कि पिछले 5 सालों के अंदर जो चीजें हुई वो इससे पहले कभी नहीं हुई 70 साल में, ठीक है। और वो क्या हुई मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज में से 4 जजेस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलते हैं कि कुछ सही नहीं चल रहा देश में जुडिशरी में। अब बताइए, सीबीआई के अंदर की जो लड़ाई हुई, नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई, क्या हुआ? क्या आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का आपने इस तरह से आपने उसको बर्बाद कर दिया कि वहां नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई। आरबीआई नोटबंदी जब होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नर को खबर नहीं होती है। उससे पहले जो गवर्नर थे उन्होंने मना किया कि डिमोनेटाइजेशन मत कीजिए, नुकसान होगा। सीवीसी की जो एक गरिमा थी वो दांव पे लग गई। देखिए, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके सब लोग गोलबंद हुए हैं। और ये जो 36 जो डिफॉल्टर जो देश छोड़ के भागे हैं, जिसमें नीरव मोदी हो गए, मेहुल चोकसी हो गए, विजय माल्या हो गए, ये तमाम लोग जिनका जो 3.5 लाख करोड़ का जो एनपीए जिनके नाम पे है, इन तमाम लोगों का जो कर्ज माफ किया सरकार ने, और गरीब किसान अपने आप को फांसी लगाने को मजबूर है, अपनी आत्महत्या करने को मजबूर है, कर्ज माफी नहीं किया इन्होंने, उनको सही मुआवजा नहीं मिला। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है गोलबंद हुआ है और इन्होंने सैनिक के नाम पे क्या नाम है राजनीति करने की कोशिश की और ये कहा कि भाई 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे। लेकिन क्या हुआ? पिछले 5 साल के अंदर जितनी शहादत हमारे वीर सैनिकों ने दी है, इतना कभी नहीं हुआ। तो आप कैसी जाहिर सी बात है, खुद मुख्तार इदारे जो है उनकी साख पर कहीं ना कहीं सवाल उठे। और इलेक्शन कमीशन की अगर बात कर ली जाए, अमित सिंह आपसे सवाल ये, इलेक्शन कमीशन की अगर बात कर ली जाए तो उनकी जानिब से कहा गया था, जब तारीख का ऐलान किया जा रहा था इलेक्शन का, उस वक्त कहा गया था कि बालाकोट और साथ ही साथ पुलवामा हमले का कोई जिक्र लीडरान नहीं करेंगे। उसके बाद भी एडवाइजरी जारी की जाती है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन फिर भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जानिब से धड़ल्ले से वोट मांगा जाता है इंतखाबी तशहीर का। तो क्या ये इशारा ना समझा जाए कि ईसी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जाता, ईसी की एडवाइजरी को भी मद्देनजर नहीं रखा जाता? देखिए, सीधी सी बात यह है कि जो भी आपने अभी एग्जाम्पल दिए, ऐसा पहली बार हुआ है क्या? देश में चुनाव पहले भी कई बार हो चुके हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव भी है कि आप धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। तो इस बार भी ईसी ने अपना हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए अपनी कुछ एडवाइजरी की, लेकिन उसके बावजूद भी सारे के सारे संगठन कहीं ना कहीं इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन ये 2019 में पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो 2014 में, 2009 में, 2004 में, 1998-99 में भी हुआ। तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि ऐसा सिर्फ धज्जियां इस बार ही उड़ाई जा रही हैं। और जो अभी हमारे पिछले वक्ता ने जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो इशारा किया है कि 4 जज आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसकी वजह से इंस्टीट्यूशन बदनाम हुआ। नो डाउट उन जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की इंटीग्रिटी पर कहीं ना कहीं प्रहार हुआ। लेकिन इसमें यह बात भी देखने वाली है कि जो उस 4 जजों में से जो एक
व्यक्ति थे वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और सरकार ने विंडिक्टिव ना होते हुए अगला सीजेआई उनको ही नियुक्त किया। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि सीनियरिटी को ताक पर रखकर किसी और को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। और अभी हाल ही में जो उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी केस लगाया गया तो सरकार का रुख बिल्कुल साफ था। उन्होंने बोला ये चिंताजनक है, जो विभिन्न प्रकार की लॉबीज हैं और ये बात भी पब्लिक डोमेन में है कि किन लोगों ने सीजेआई को फंसवाया। या इससे पहले कपिल सिब्बल भी बहुत फेमस हैं जिन्होंने बोला, या फिर जो हमारे मिश्रा जी थे उनको हटाने के लिए भी उन्होंने मुहिम छेड़ी। तो इसलिए ये कहना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो मोदी वर्सेस रेस्ट ही है और इसी वजह से जितनी भी अपोजिशन पार्टियां चाहे उत्तर प्रदेश में हो या बिहार की बात करें, दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली गठबंधन नहीं हो पाया। नहीं तो जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनके खुद के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ एक एंटी मोदी वेव लाना चाहते हैं। और इसलिए अभी कुछ देर पहले मैं बोल रहा था कि इस बार जो 23 मई के रिजल्ट होंगे वो थोड़ा चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी जो आज वोटिंग है और मैं भी वोट करके आया हूं तो वहां पे या तो लोग मोदी के पक्ष में वोट डाल रहे हैं या मोदी के विपक्ष में वोट डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पूरा सिस्टम है, राजनीतिक ढांचा, वो मूव करता जा रहा है अध्यक्षीय चुनावीय प्रणाली की तरफ, कि जहां पे सांसद जो है वो बहुत छोटा होता जा रहा है और उसका नेता जो है वो बड़ा